नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदिकाल का जो नामकरण व प्रथम कवि कौन कौन हुए और आदिकाल का कौन सा विद्वान क्या क्या नाम दिया, इस 15 से 20 MCQ स्लाइड में हम बिल्कुल देखेंगे। अगर आप BPSC TRE 4 UP TGT PGT हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए यह जो वीडियो है छोटा सा 10-15 मिनट का, बिल्कुल यहाँ से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ से कई तथ्य आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो UP TGT PGT में TGT में 115 प्लस कैसे किया, NVS क्वालिफाई कैसे किया, स्टेट तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या रणनीति है, उस हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन को जोड़ा है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है किस विद्वान द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी शिव सिंह सेंगर। देखिए हमने उस तरह के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आया हूँ जो मैं खुद UP TGT में 115 प्लस किया हूँ, NVS क्वालिफाई स्टेट, तो हमको पता है कि मतलब किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रणनीति है। तो पहला प्रश्न का आंसर बताएंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर। कौन सा ऐसा विद्वान रहा जो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में लिखने का प्रयास किया। ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन बिल्कुल बी इज द राइट ऑप्शन, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किए थे और इनके बारे में विश्लेषण देख लेते हैं कि क्या था। तो यहाँ पर देखिए आप कि गारसा दत्तासी ऑप्शन बी हो गया। फ्रेंच विद्वान थे ये। गारसा दत्तासी ने सबसे पहले इतिहास लिखने का प्रयास किया था। शुक्ल जी ने इनके ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। तो इसको भी VIMP में नोट करिएगा कि वृत्त संग्रह किसे कहा गया है। तो गारसा दत्तासी का ग्रंथ को कहा गया है और शुक्ल जी ने कहा है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, द इस्तवार लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से इनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि गारसा दत्तासी इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को लिए थे जो किस पद्धति पर आधारित था। तो यहाँ पर 1000 कवि कालानुक्रम पद्धति की, 738 कवि वर्णानुक्रम पद्धति की, 952 कवि वैज्ञानिक पद्धति, 500 कवि समाजशास्त्रीय पद्धति। तो सही ऑप्शन आपको बताना है बिल्कुल कमेंट में अगर पता है तो बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 738 कवि इन्होंने लिए और वर्णानुक्रम पद्धति रखा। वर्णानुक्रम का मतलब कि जो कवियों का नाम होता है उनका पहला अक्षर से उन्होंने उसको रखा था, जो ये उनमें कमी पाई गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गारसा दत्तासी जो थे फ्रेंच विद्वान यानी कि फ्रांस के थे और फ्रेंच भाषा में अपने ग्रंथ को लिखा था और इसलिए उनके अपने ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। और उन्होंने 738 कवि, कितने कवि, 738 कवि जो है लिए थे उसमें। और यहाँ पर उन्होंने और 72 कवि जो है हिंदी के लिए थे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि गारसा दत्तासी जो थे ये अपने स्टेटमेंट में देते हैं कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी जो उनमें ये कमी पाई गई थी। अगला यहाँ पर इनका विश्लेषण में देख सकते हैं कि इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, भाषा फ्रेंच, और ये 2 भाग में बटा था 1839 और 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण 1871 में 3 भाग में प्रकाशित हुआ और कुल 738 कवि हैं जिनमें से हिंदी के केवल 72 ही कवि थे 738 में से। और यह वर्णानुक्रम पद्धति थी जो आधारित पर काल विभाजन जो ये नहीं माना गया, सही उतना नहीं माना जाता है। और कौन सा सही और बढ़िया वाला जो है काल विभाजन किया वो आगे हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा। यहाँ पर आप अगला प्रश्न देख सकते हैं कि शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ में के लेखक कौन है और इसका प्रकाशन कब हुआ। तो शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया। तो बिल्कुल आप इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर द्वारा 1883 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे शिव सिंह सरोज तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज तो शिव सिंह सेंगर, 1883 ईस्वी। तो यहाँ पर इनका विश्लेषण देखते हैं। तो यहाँ पर शिव सिंह सरोज के बारे में जरा आप देख लीजिए। शिव सिंह सरोज जी हैं, ये ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। और भारतीय इतिहास ग्रंथ में, वो तो फ्रेंच विद्वान थे जो हिंदी साहित्य में सबसे पहला प्रयास किया लिखने का, काल विभाजन करने का, ग्रंथ लिखने का। लेकिन अगर भारतीय विद्वानों में देखा जाए तो भारतीयों में सबसे प्रथम प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिख करके। और यह इतिहास में पहला ग्रंथ था
और लगभग 1000 कवियों को इन्होंने लिया था, जीवन चरित्र उनका किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ये नोट डाउन करना है। बिल्कुल VAMP जहाँ से बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही क्वेश्चनों को लिए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, 15 से 20 मिनट के अंदर हम बिल्कुल सबको ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? शिव सिंह सरोज या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की तज़किरा ए शुअराए हिंद या हिंदी साहित्य का इतिहास? कौन सा इसमें जो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो अभी आपने देखा कि भारतीयों में सबसे पहला प्रयास लिखने का कौन किया था, तो यहाँ पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सबसे पहला प्रयास तो शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया, जो शिव सिंह सरोज था। लेकिन इसमें देखा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका विश्लेषण में हम देखते हैं कि क्या है। विश्लेषण में यह है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया, ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, और ये 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका पत्रिका में विशेषांक में प्रकाशित हुआ था। भाषा इसकी अंग्रेजी थी। तो ये सच्चा जो हिंदी साहित्य का सच्चा और प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल कितने कवियों का विवरण है? तो 3 भाग 3000 कवि, 4 भाग 5000 कवि की 2 भाग 4591 कवि की 5 भाग 1000 कवि। तो बिल्कुल आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं अगर जानते हैं तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 भाग में और लगभग 5000 कवियों को, यानी 4591 कवि थे लेकिन 5000 कवियों को माना जाता है लगभग में, और 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु जो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी 3 मिस्र बंधु कहलाए। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं इनका विश्लेषण में, ये मिस्र बंधु लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों भाई जो हैं। इनका ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद और कुल 4 भाग है। प्रथम भाग जो प्रथम में 3 भाग प्रकाशित हो 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग जो है 1934 में। ये कई बार पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे 1913 से 1914 ईस्वी। कवियों की संख्या लगभग में 5000 माना जाता है, 4591, और पद्धति इनकी कालानुक्रमीय पद्धति इन्होंने अपनाई थी। तो ये पद्धति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पद्धति इन्होंने अपनाई थी, तो कालानुक्रमीय पद्धति आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 6वां नंबर जो है कौन सा है, 6वां नंबर कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस संस्था की भूमिका के रूप में लिखा गया था? नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी शब्द सागर में, कि फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी साहित्य का सम्मेलन, की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किस में लिखा गया था? तो यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। किसके? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, और इनके इतिहास का नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कि शुक्ल जी के इतिहास लेखन में किस पद्धति को अपनाया गया जो सबसे वैज्ञानिक मानी जाती है? वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो शुक्ल जी के इतिहास लेखन में जो पद्धति अपनाई गई, जो सबसे विश्वसनीय और सबसे क्या कहते हैं, जो सभी विद्वानों का मत होता है, जिसमें यह माना जाता है कि यह पद्धति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, यानी वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति, इन सभी से जो है बेहतर और सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो कौन सी है, तो विधेयवादी पद्धति। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। विश्लेषण में हम इसका देखते हैं कि विधेयवादी पद्धति क्या है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल फ्रेंच विद्वान तेन विधेयवादी पद्धति को अपनाया, जिसमें युगीन परिस्थिति, वातावरण और प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें कि परिस्थिति क्या है समाज की, वातावरण क्या है, कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ हैं, उसके आधार पर अगर साहित्य का मूल्यांकन किया जाए तो उसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। तो आप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया और इसके पीछे उनका मुख्य आधार क्या था, क्यों वीर गाथा काल नाम दिया और कौन दिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैन साहित्य, या डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल कलात्मकता के कारण, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 रासो ग्रंथ की प्रवृत्तियों के आधार पर, कि राहुल संकृत्यायन सिद्ध साहित्य के आधार पर। तो कौन सा विद्वान किस पर दिया, तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं उत्तर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रासो ग्रंथ के प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया था। इसका विश्लेषण हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों नाम दिया ऐसा, क्यों 12 जो रासो ग्रंथ थे इसमें शुक्ल जी ने इस काल की 12 महत्वपूर्ण पुस्तकों जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, ये तमाम रासो, विशलदेव रासो, इस पर उन्होंने देखा कि इसमें केवल जो है बहुत ज़्यादा वीरता का चित्रण है, तो वीरता की प्रवृत्ति के को प्रधान देख करके इस काल को वीर गाथा काल नाम दे दिया। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाले नहीं हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 10 से 15-20 मिनट की जो वीडियो है हमारी, इसमें से आपका 4 से 5 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है, तो अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आदिकाल नाम किस विद्वान की देन है जो सर्वमान्य मत माना जाता है। देखिए आदिकाल नाम अभी हम देखेंगे हर स्लाइड में कि कौन विद्वान क्या क्या नाम दिया है आदिकाल का, और इसके पहले हमने टॉपिक वाइज 3 क्लास पढ़ा दी है, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और ये MCQ उन्हीं तीनों क्लास के ऊपर ये प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो आदिकाल नाम जो है किस विद्वान की देन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सर्वमान्य मत भी है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम दिए। आदिकाल को आदिकाल नाम इन्होंने ही दिया है, जो सर्वमान्य मत है, यानी कि जितने विद्वान आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है उसमें सभी नामों में से सर्वमान्य मत जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आदिकाल। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम का खंडन करते हुए इसे आदिकाल कहा। उन्होंने तर्क दिया कि इस काल में केवल वीरता ही नहीं बल्कि धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलती है, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये तमाम साहित्य जो लिखे गए, तो उसमें इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक और श्रृंगारिक भी था, लौकिक भी था, तो उसमें इन्होंने देखा और उस आधार को विश्लेषण करके उस आधार पर आदिकाल नाम दिया, जो सर्वमान्य माना गया, सर्वमान्य मत भी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर ये जो है 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न आप देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कह रहा है यहाँ पर कि सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, चारण काल, वीर काल। यहाँ पर मिलाना है कि सिद्ध सामंत काल किससे संबंधित है, बीजवपन काल किस विद्वान का दिया हुआ नाम है, चारण काल किस विद्वान का दिया हुआ नाम है, वीर काल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिद्ध सामंत काल यहाँ पर ख राहुल संकृत्यायन हो जाएगा, और यहाँ पर जो बीजवपन काल है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम है, और चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया नाम है, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो वीर काल विश्वनाथ इस ट्रिक से याद रखेंगे। चारण यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, चारण जॉर्ज ग्रियर्सन। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन। सिद्धो साहित्य को वहाँ पर सिद्धों की जो इन्होंने सिद्धों के बारे में बहुत ही विस्तृत गहन अध्ययन किया, और 84 सिद्धों की जो इन्होंने व्याख्या की, जिसमें सबसे पहला जो सिद्ध सरहपा को माना, तो उस आधार पर उन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यानी कि इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहला जो है किसमें है, पहला जो है ख, तो पहला का ख, दूसरे का क्या हो गया क, तीसरे का क्या हो गया, तीसरे का हो गया यहाँ पर घ, और चौथे का ग। तो यहाँ पर बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ही आपको मिलान वाले सवाल भी देखने को मिलेंगे। आगे हम देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल 2 भागों में किसने विभाजित किया। यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो कौन विद्वान जो है कि यहाँ पर इसको 2 भागों में विभाजित किया, संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संधिकाल एवं चारण काल आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अपने आदिकाल को 2 हिस्सों में बांटा, संधिकाल अपभ्रंश की रचनाओं के लिए और चारण काल वीरगाथात्मक रचनाओं के लिए, जो रासो साहित्य थे।
तो उसके लिए चारण काल और हिंदी साहित्य की आलोचना का जो इतिहास है, आलोचनात्मक इतिहास, इनका ग्रंथ है। और उसमें आदिकाल के 2 हिस्सों में इन्होंने बांटा, जिसमें अपभ्रंश में जो रचनाएं थी उसको संधि काल कहा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल विस्तार से व्याख्या के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। प्रश्न आपको 10-15 इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका जो प्रश्नोत्तरी है बिल्कुल 50 तैयार हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है, क्या आप बताएंगे। ऑप्शन पहला है कि संवत 1050 से 1375 विक्रमी, 700 से 1400 ईस्वी, संवत 750 से 1100 1000 विक्रमी, या 1000 से 1350 ईस्वी। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल इसको आपको बताना है कमेंट में। तो बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसको सन में देखें तो 993 से 1318 ईस्वी, यानी विक्रमी संवत में से 57 वर्ष घटा देते हैं यहाँ पर, तो हमारा सन निकल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, सन पूछे तो 913 से 13 बता देंगे, और 993 से 1318 ईस्वी तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या क्या उन्होंने माना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक स्लाइड में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, यानी 993 से 1318 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का समय माना है। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल का समय सीमा 760 से 1300 ईस्वी तक माना है। तो यहाँ पर विभिन्न विद्वानों के अनुसार यहाँ पर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, जिसमें रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर क्या कह रहा है कि आदिकाल को अंधकार काल नाम किस विद्वान ने दिया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, या डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, या मोहन अवस्थी। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। कई बार पूछा गया अंधकार काल भी है, एमपी है, ये कई बार रिपीट किया गया है। तो अंधकार काल नाम किसने दिया है, तो अंधकार काल नाम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ द्वारा दिया गया नाम है। यहाँ पर कुछ नामों की व्याख्या हम देख लेते हैं, कौन सा विद्वान क्या क्या नाम दिया है, जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको आने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आदिकाल नाम है आचार्य महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो सबसे प्रचलित और सर्वमान्य है। अभी हमने पीछे देखा सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने नाम दिया है। बीज वपन काल यहाँ पर हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। और संधि एवं चारण काल 2 भागों में अभी हमने चर्चा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। तो यह आदिकाल का ये विद्वानों द्वारा न दिया गया नाम है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि और विद्वान क्या क्या नाम दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर चारण काल की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, सर्वप्रथम नामकरण करने वाले ये विद्वान थे। आरंभिक काल कौन कहा, तो मिश्र बंधु ने, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की जो बात हो रही थी, तो उन्होंने आरंभिक काल कहा, क्योंकि उनको ये लगा कि यहाँ पर तो बस हिंदी साहित्य का इस युग में तो आरंभ हो रहा है, बस शुरुआत हो रही है, इसीलिए उन्होंने इसको आरंभिक काल कह दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य के आधार पर वीरता का ज़्यादा चित्रण देखा, तो उन्होंने वीरगाथा काल नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला यहाँ पर लास्ट में देखते हैं कि ये कह रहा है कि वीर काल जो कौन नाम दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया वीर काल। और अपभ्रंश काल कौन कहा, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये 2 विद्वानों ने इसे अपभ्रंश काल भी कहा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन सा विद्वान क्या कहा है, यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देख, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी में प्रथम कवि कौन किसे माना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि महाकवि कौन है, चंद्रबरदाई है कि सराहपा है कि कबीर है कि विद्यापति हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये VIMP में इसको नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रबरदाई, सराहपा, कबीर, विद्यापति, ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह प्रथम महाकवि कौन हुए हिंदी के, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंद्रबरदाई जो थे, चंद्रबरदाई को इन्होंने क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि हिंदी का इनको माना है। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज रासो के आधार पर, चंद्रबरदाई द्वारा जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो आपको याद रखना है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हुए, चंद्रबरदाई। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम ये महाकवि हैं। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का जो सबसे बड़ा ग्रंथ इन्होंने माना है रामचंद्र शुक्ल ने, उनकी रचना को ही माना है। यहाँ पर देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कौन विद्वान किसे पहला कवि माना है। तो महापंडित राहुल संकृत्यायन की बात की जाए तो उन्होंने सरहपा को माना है। इनका समय जो है 769 ईस्वी से 769 ईस्वी है।
सरहपा जो 84 सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पहले सिद्ध हुए, तो यहाँ पर इन्होंने सरहपा को राहुल संकृत्यायन जी ने माना है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजा मुंज या भोज को 10वीं शताब्दी उनका समय है, इनको इन्होंने प्रथम कवि माना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ और विद्वानों के अनुसार। तो कुछ और विद्वानों के अनुसार में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को कवि प्रथम कवि माना है, 8वीं शताब्दी इनका समय है। और यहाँ पर देख सकते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को माना 1184 ईस्वी में, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह रचना किसकी है, तो शालिभद्र सूरी। और ये प्रथम कवि किसके अनुसार है, तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो इन्होंने अब्दुल रहमान को माना है 13वीं शताब्दी, और इनकी रचना है संदेश रासक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है संदेश रासक किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान की रचना है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हम देख लेते हैं कुछ और विद्वानों को। तो यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो इन्होंने विद्यापति को माना है। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं बच्चन सिंह विद्यापति, बच्चन सिंह विद्यापति, 14वीं शताब्दी इनका समय था। गुलेरी जी ने राजा मुंज को माना है, 10वीं शताब्दी इन कवि का समय था। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुष्पदंत को माना है, 10वीं शताब्दी के ये कवि थे। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने जिनदत्त सूरी को माना है, 12वीं शताब्दी के कवि थे। तो बिल्कुल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन विद्वान किसे प्रथम कवि माना है। और यहाँ से क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे हिंदी में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और जीके